Hello, children. In the first part of this section, we had discussed about the ideology of liberalism and we had discussed about the economic liberalist as well. Now, अब ये जो इकोनॉमिक लिबरलिज्म था इसमें आपका बेसिकली जो इकोनॉमिक लिबरलिज्म को जो सपोर्ट करने वाले लोग थे वो क्या थे? इमर्जिंग कमर्शियल क्लासेस को बिलोंग करते थे, यानी कि वो कमर्शियल क्लासेस जिनका सर्वाइवल, जिनका एग्जिस्टेंस, जिनकी ग्रोथ डिपेंड कर रही थी किस चीज पर? ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड। क्योंकि हमने देखा था कि हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हो चुकी थी बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी यूरोप के अंदर, और इंग्लैंड में सबसे पहले हुआ और उसके बाद ये फ्रांस और जर्मनी और बाकी कंट्रीज में ये स्प्रेड आउट हुआ। तो इसके साथ साथ हमारी कुछ नई कमर्शियल क्लासेस इमर्ज हुई जिसमें आपके इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जिसमें आपका वर्किंग क्लास पॉपुलेशन था, जिसमें आपके प्रोफेशनल्स थे, जिसमें आपके बिजनेसमैन थे, और इन एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोगों के बीच में हमारे आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। उसी के साथ हमारा जुड़ा हुआ था इकोनॉमिक लिबरलिज्म, और ये इकोनॉमिक लिबरलिज्म जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ किसके बीच में? इन कमर्शियल क्लासेस के बीच में। इनका क्या मानना था? इनका मानना था कि हमारा क्या होना चाहिए? फ्रीडम ऑफ मार्केट्स होना चाहिए, यानी कि मार्केट्स must be freed from any restriction from the side of the government, and at the same time they were not in favor of any kind of state imposed restrictions over the movement of goods and capital from one region to another. वो ये भी नहीं चाहते थे कि एक रीजन से दूसरे रीजन में जो हमारा कैपिटल का या गुड्स का जो मूवमेंट हो रहा है उसके ऊपर भी किसी भी तरह का कोई भी रेस्ट्रिक्शंस स्टेट के द्वारा यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाए। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि किस तरह के हमारे स्टेट इंपोज रेस्ट्रिक्शंस थे। अगर हम 19th सेंचुरी को लेकर चलते हैं तो वहां पर हमको क्लियरली दिखाई देता है इन द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी नेपोलियन ने क्या किया था? जो छोटे छोटे जर्मन स्पीकिंग जो रीजन्स थे, स्टेट्स थे, उसको उसने यूनिफाई किया और उनसे उसने 39 स्टेट्स का एक कन्फेडरेशन बनाया। अब ये जो 39 स्टेट्स थे इस कन्फेडरेशन के अंदर इनके बारे में अगर ये कहा जाए कि हालांकि उनको एक कन्फेडरेशन में कन्वर्ट कर लिया था, बट दे डिड नॉट हैव अ यूनिफॉर्म करेंसी। उनके पास अपनी कोई भी कॉमन करेंसी नहीं थी। दे ऑल हैव देयर डिस्टिंक्ट डिफरेंट करेंसीज एंड एट द सेम टाइम दे ऑल हैड देयर ओन सिस्टम्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। अब आप सोचिए, अगर हम इंडिया के एक ही रीजन में जा रहे हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर हम इंडिया के अंदर भी जाएं तो यहां पर हमको क्लियरली देखने को मिलेगा। और इस तरह के अगर हमारा हर एक स्टेट का अपना अपना सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स हो, अपनी अपनी करेंसी हो, तो क्या हमारी गुड्स और सर्विसेज या जो हमारी कैपिटल है आज के समय में वो एक रीजन से दूसरी रीजन में ले जाने के लिए ऑब्वियसली जो हमारा बिजनेस क्लास जो सोसाइटी है, जो बिजनेस क्लास जो लोग हैं, तो ऑब्वियसली दे वुड बी गेटिंग एडवर्सली अफेक्टेड। और इससे हमारा क्या क्या होगा? ट्रेड एडवर्सली अफेक्टेड होगा। जस्ट अप्लाई द सेम कंडीशंस हियर। अब ये 39 स्टेट्स का कन्फेडरेशन, हर एक का अपना अपना सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, हर एक की अपनी अपनी करेंसी। 1833 में अगर एक क्लोथ मर्चेंट अपने क्लोथ को लेकर जा रहा है फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग, the two different regions in German speaking states, और आज के जर्मनी को अगर हम कहें, two different regions within Germany, Hamburg and Nuremberg, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग, तो जस्ट थिंक कि he had to pass at least 11 custom unions. See
How many custom unions? 11 custom unions. And at every custom barriers, he had to pay a custom duty of 5%. यानी कि हर एक कस्टम बैरियर पर उसको 5% का कस्टम ड्यूटी पे करना होता। अब ये जो कस्टम ड्यूटी इंपोज की जाती थी, हाउ वाज इट टू बी लेवीड? इसको कैलकुलेशन करने के लिए मेजरमेंट ऑफ द क्लॉथ इट वाज टू बी यूज्ड। अब उस समय जो क्लॉथ को मेजर करने के लिए जो इनका यूनिट यूज होता था, दैट वाज ईल। अब ये ईल क्या था? दिस वाज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर क्लॉथ, फॉर लेंथ आप कह सकते हो। अब ये जो यूनिट था, एक तो हमारा होता है स्टैंडर्ड यूनिट। अगर हम एक मीटर की बात करते हैं, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब चाहे इंडिया में 1 मीटर को कैलकुलेट करेंगे, उसको मेजर करेंगे, तब भी 100 सेंटीमीटर। आप यूएस में जाएंगे, 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर। जर्मनी जाएंगे, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। आप इंग्लैंड में जाएंगे, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। दैट मीन्स दिस इज द यूनिफॉर्मिटी, एक स्टैंडर्डाइजेशन है किसका? मेजरमेंट ऑफ लैंथ का। लेकिन ये स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ क्लॉथ, इट वाज नॉट प्रेजेंट एट दैट टाइम देयर, एंड दिस इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट कि जो मेजर ऑफ क्लॉथ था, इट वाज डिफरेंट इन डिफरेंट रीजन्स। यानी कि ईल का जो लेंथ था वो डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट था। फॉर एग्जांपल, अगर वो अपने कपड़े को लेकर जाता है फ्रैंकफर्ट में, तो 1 ईल इट वाज इक्वल टू 54.7 सेंटीमीटर। एक ईल जो है वो 54.7 सेंटीमीटर के बराबर था। अगर वो इसी कपड़े को लेकर जाता है मेंस में, तो 1 ईल इट वाज इक्वल्स टू 55.1 सेंटीमीटर। सी द डिफरेंस। अगर वो फ्रैंकफर्ट जा रहा है तो 54.7 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 ईल, और अगर वो उसी कपड़े को लेकर जाता है मेंस में, तो 1 ईल बिकम्स इक्वल्स टू 55.1 सेंटीमीटर। अगर वो इसी को लेकर जाता है न्यूरेमबर्ग में, then 1 eel becomes equals to 65.6 centimeter, and if he was taking it to Freiburg, तो फ्राइबर्ग में के अंदर 1 eel was equals to 53.5 centimeter. It is just like that you can imagine. आज अगर हम पेट्रोल डीजल की बात करते हैं, its prices in different states, petrol diesel prices, they are kept out of the GST. अब GST क्या है? पूरे ऑल ओवर इंडिया इट हैड द यूनिफॉर्म रेट्स। लेकिन अगर किसी कमोडिटी को GST से बाहर रखा गया है, डीजल एंड पेट्रोल, व्हाट डू यू थिंक ओवर हियर? व्हाई द प्राइसेस आर डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट्स? बिकॉज एवरी स्टेट इज इंपोजिंग डिफरेंट रेट्स ऑफ वेट्स। वो अपना जो स्टेट इंपोज जो उसका वेट है, वो डिफरेंट रेट्स पर इंपोज कर रहा है। द सेम वाज हियर। अब इससे अल्टीमेटली क्या है? इस तरह की कंडीशंस में हमारा ट्रेड जो है वो हमेशा क्या करेगा? सफर करेगा, बिकॉज इट वुड बी ऑब्वियसली डिफिकल्ट फॉर द ट्रेडर्स to carry their goods from one region to another, and also उनका जो cost of commodity है वो भी increase हो जाएगा। Such a kind of state imposed restrictions, they were seen as a barrier, as an obstacles for the growth of trade, for the growth of business. So this was what happened in 1834 में क्या होता है? जोल्वेरिन एक कस्टम यूनियन जो है वो सेटअप की जाती है, इसको फॉर्म किया जाता है एट द इनिशिएटिव्स ऑफ प्रशिया। प्रशिया इट वाज एट दैट टाइम, यू कैन से, द मोस्ट पावरफुल जर्मन रीजन।
सबसे ज्यादा पावरफुल जर्मन स्टेट अगर कोई था तो दैट वाज प्रशिया। लेटर ऑन अगर हम चैप्टर को जब हम प्रोसीड करेंगे वी विल फाइंड कि द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वाज बिकम पॉसिबल ओनली अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रशिया। तो प्रशिया के इनिशिएटिव पर एक कस्टम यूनियन जोल्वेरिन का फॉर्मेशन होता है और इसको ज्यादातर जो जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स थे उन्होंने इसको ज्वाइन भी किया। और इसने क्या काम किया? इट हैड डन अ वेरी रिवोल्यूशनरी वर्क। इसने जो कस्टम बैरियर्स थे उसको इसने एबोलिश कर दिया। इंटर स्टेट जो भी इसके मेंबर स्टेट्स थे उनके बीच में इसने कस्टम जो बैरियर्स थे उनको रिमूव कर दिया और जो नंबर ऑफ करेंसीज जो करीब करीब हमारे 30 से ज्यादा थी उनको भी केवल 2 तक लाकर रिड्यूस कर दिया। यानी कि 30 से ज्यादा करेंसीज को केवल 2 करेंसीज वहां पर रह गई थी। देन ड्यूरिंग दिस टाइम देयर वाज एन एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज एज वेल और रेलवेज नेटवर्क से हमारा एक मोबिलिटी थी वो बढ़ गई और लिबरल जो नेशनलिस्ट थे ऑब्वियसली दे वर नाउ seeking the national unification for the promotion of their economic interest as well. I hope that you have understood this particular topic. 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, then we shall start further. Now, welcome back. In the next topic, we are going to discuss about a new conservatism after 1815. What do we find here? First of all, we must remember that in 1815, Napoleon he was defeated in the Battle of Waterloo. Napoleon Waterloo का युद्ध हार गया 1815 में, and the main countries which were included अगेंस्ट हिम जिन्होंने उसको हराया दे वर प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन, जिनको हम शॉर्ट में प्रब कंट्रीज जो मैंने लिखा हुआ है यहां पर। दिस मीन्स प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन। दे टुगेदर हैड डिफीटेड नेपोलियन इन द बैटल ऑफ वाटरलू। नेपोलियन का डिफीट होने के बाद जो गवर्नमेंट्स हमारी फॉर्म हुई यूरोप के अंदर डिफरेंट रीजन्स में, दे वर ड्रिवन बाय दिस अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। वो कंजर्वेटिज्म जिसको हम कह सकते हैं रूढ़िवादिता, जहां पर वो ये बात करती थी कि जो हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं स्टेट के, सोसाइटी के एक्सक्यूज मी, उनको प्रिजर्व किया जाना चाहिए। जैसे मोनार्की को प्रिजर्व करना चाहिए। मोनार्क्स दे वर टू बी अलाउड टू एक्सरसाइज देयर अनकंट्रोल्ड पावर्स। इसके साथ साथ चर्च को प्रिजर्व किया जाना चाहिए। सोशल हायरार्की सोसाइटी के अंदर मेंटेन होनी चाहिए। साथ ही साथ प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी को प्रिजर्व किया जाना चाहिए टुगेदर विद द फैमिली। इसको भी क्या करना चाहिए? प्रिजर्व करना चाहिए। यानी कि जो भी हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं स्टेट के और सोसाइटी के, उनको प्रिजर्व करना चाहिए, चाहे वो मोनार्की हो या चर्च हो या सोशल हायरार्कीज हो या फैमिली हो, एवरीथिंग मस्ट बी प्रिजर्व्ड। लेकिन इस प्रिजर्वेशन का मतलब इन लोगों के लिए ये नहीं था कि प्री रेवोल्यूशनरी डेज में या प्री रेवोल्यूशनरी पीरियड में वापस चले जाएं, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले वाले पीरियड में वो वापस चले जाए। एक्चुअली ये जितने भी गवर्नमेंट्स थी, जितनी भी कंजर्वेटिव गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई थी आफ्टर 1815, वो कंजर्वेटिव्स तो थी, वो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को प्रिजर्व तो करना चाहती थी, उसको मेंटेन करना चाहती थी, उनको प्रिजर्व करना चाहती थी, लेकिन वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ चुकी थी। नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और जो उसने मॉडर्नाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया, तो इन सभी ने उनको एक फीलिंग दे दी थी कि एक्चुअली मॉडर्नाइजेशन कुड हेल्प टू स्ट्रेंथन द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक दैट ऑफ मोनार्की।
वो ये चीज समझ चुके थे कि अगर मॉडर्नाइजेशन होता है तो उससे जो हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो और ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, और ज्यादा स्ट्रेंथन हो सकते हैं। दैट मीन्स दे डिड नॉट वांट टू रिटर्न टू द प्री रेवोल्यूशनरी पीरियड। क्यों नहीं जाना चाहते थे वो प्री रेवोल्यूशनरी पीरियड में? वो पूरी तरह से कंजर्वेटिव नहीं है, यानी कि वो क्या चाहते हैं कि हमारे जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्रिजर्व तो रहें, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी चाहते थे कि हमारा एक मॉडर्नाइजेशन रिफॉर्म्स जो है वो वहां पर इंट्रोड्यूस हो। सो फॉर दैट पर्पस दे हैड रियलाइज्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर एक मॉडर्न आर्मी मोनार्क के पास है, उसके पास अगर एक एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी है, यानी कि उसके पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं अगर वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट हैं, अगर उनकी इकोनॉमी डायनेमिक है, स्टैग्नेंट नहीं है, ट्रेड को प्रमोट कर रहे हैं, राइट, और अगर वो फ्यूडलिज्म और सर्वडम को एबोलिश करते हैं, तो इनसे एक्चुअली जो हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो मोनार्की स्पेशली, वो हमारी और ज्यादा स्ट्रांग होगी। सो दिस वाज व्हाट द कंजर्वेटिव regimes which came into power feel. Again we are taking 1 minute break, then we shall be resuming our video. Now let us move further. Here we are going to discuss about the Vienna Congress and the Treaty of Vienna. Now what was this Treaty of Vienna or the Vienna Congress? I told you that the 4 countries together, Russia, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन, इन चारों देशों ने मिलकर नेपोलियन को वाटरलू के वॉर में 1815 में उसको डिफीट किया। आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर आई टोल्ड यू कि जो हमारी गवर्नमेंट्स फॉर्म हुई, दे वर वेरी मच ड्रिवन बाय द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। अब इसी सीरीज में हम आते हैं तो 1815 में ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक ही वॉज वन ऑफ द कंजर्वेटिव लीडर। वो भी एक कंजर्वेटिव लीडर था उस समय का, ऑस्ट्रिया का चांसलर था, राइट। ही हैड होस्टेड अ मीटिंग, अ कांग्रेस, अ कॉन्फ्रेंस, एक कॉन्फ्रेंस जो है वो उसने ऑर्गेनाइज की एट अ प्लेस वियना, एंड दिस वाज होस्टेड बाय whom? ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। और ऑब्वियसली इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, they were from Prussia, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन, यानी कि वही कंट्रीज जिन्होंने नेपोलियन को 1815 में वाटरलू के वॉर में, वाटरलू के युद्ध में उसको परास्त किया था, उसको हरा दिया था। इन सभी ने मिलकर क्या किया? दे हैव ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना। इन सब ने मिलकर ट्रीटी ऑफ वियना साइन किया, और इस ट्रीटी ऑफ वियना का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? अनडू ऑल दोज चेंजेस दैट नेपोलियन हैड इंट्रोड्यूस्ड। नेपोलियन ने, हमने जो पढ़ा था कि उसने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया, तो इस ट्रीटी का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि नेपोलियन के उन सभी चेंजेस को अंडू करना, यानी कि उनको समाप्त करना, उन चेंजेस को रिवर्ट करना, रिवर्स कर देना, और साथ ही साथ प्रिवेंट एक्सपेंशन ऑफ फ्रांस इन फ्यूचर, और एक इस तरह की व्यवस्था करना जिससे फ्रांस जो है वो फ्यूचर में अपना एक्सपेंशन ना कर पाए, अपनी टेरिटरी का एक्सपेंशन ना कर पाए। तो आप कह सकते हो कि ये जो ट्रीटी ऑफ वियना थी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था?
undo all those changes which Napoleon had introduced within the territories which he had brought under his control. जो भी territories वो अपने कंट्रोल में लाया था, उन सभी territories के अंदर उन सभी changes को क्या करना, undo करना, उनको रिवर्स करना, उनको रिवर्ट करना, और साथ ही साथ दूसरा जो इनका ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि फ्यूचर में फ्रांस जो है वो अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन न कर पाए। और इस सीरीज में अगर हम इसकी मेन कंडीशंस को देखते हैं तो पहला काम क्या किया गया, द बोर्बो डायनेस्टी। यू नो दैट आफ्टर द रेवोल्यूशन इन फ्रांस में जो 1789 का जो रेवोल्यूशन हुआ था, तो उस रेवोल्यूशन के बाद जो बोर्बो डायनेस्टी थी उसको वहां से रिमूव कर दिया गया था, इट वॉज एब्डिकेटेड। लेकिन इस बोर्बो डायनेस्टी को फिर से रिस्टोर किया गया बाय दिस ट्रीटी ऑफ वियना। दूसरा काम, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, पहला नेपोलियन ने जो भी चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं उनको रिवर्ट करना, और दूसरा जो भी एक्सपेंशन है फ्रांस जो है वो फ्यूचर में किसी भी तरह का कोई एक्सपेंशन ना कर पाए, ऐसी व्यवस्था करना। सो वन ऑफ द थिंग व्हाट वाज डन, पहला बोर्बो डायनेस्टी को फिर से रिस्टोर किया गया, और दूसरा काम क्या किया गया, फ्रांस ने जो भी टेरिटरीज को जीता था अंडर नेपोलियन, उन सभी को उससे छीन लिया गया। यानी कि वॉट एवर द टेरिटरीज नेपोलियन हैड ब्रॉट अंडर हिज कंट्रोल, चाहे वो डच रिपब्लिक था या जर्मन स्पीकिंग रीजन्स थे या इटालियन स्पीकिंग रीजन्स थे, राइट, या स्विट्जरलैंड था, इन सभी रीजन्स को फ्रांस से छीन लिया गया। फ्रांस जो है वो फ्यूचर में कोई भी टेरिटोरियल एक्सपेंशन ना कर पाए, तो इसके लिए एक सीरीज ऑफ स्टेट्स जो है वो उसकी बाउंड्रीज पर क्रिएट कर दिए गए। उसकी बाउंड्रीज पर यानी कि उसकी सीमाओं पर स्टेट्स यानी कि नए स्टेट्स को क्रिएट कर दिया गया। इस सीरीज में अगर हम बात करें किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स, तो किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स इसको क्रिएट किया गया और इसमें बेल्जियम को शामिल किया गया, और ये कहां सेटअप किया गया, इन द नॉर्थ, यानी कि उसकी जो उत्तरी सीमा थी, जो नॉर्दर्न बाउंड्री थी फ्रांस की, वहां पर नीदरलैंड, किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स को क्रिएट किया गया जिसमें बेल्जियम शामिल किया गया। जिनेवा इसको पिडमोंट के साथ शामिल किया गया, पिडमोंट, सर्डिनिया पिडमोंट, दैट वाज एन इटालियन स्पीकिंग रीजन, और ये कहां क्रिएट किया गया, साउथ में। देन प्रशिया, I told you that this was one of the most powerful German state. तो प्रशिया को टेरिटरीज कहां पर दी गई, वेस्टर्न फ्रंट पर, जो फ्रांस की पश्चिमी सीमा थी, वहां पर प्रशिया को टेरिटरीज दी गई, और साथ ही साथ ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली दे दिया गया। तो सी किस तरह से एक व्यवस्था जो है वो उन्होंने डेवलप की थी इस ट्रीटी के द्वारा, जिससे कि फ्रांस जो है वो फ्यूचर में अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन न कर पाए। बट एट द सेम टाइम वी मस्ट रिमेंबर हियर वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जो कंजर्वेटिव्स थे वो वापस अपने प्री रेवोल्यूशनरी पीरियड में वापस नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने इस चीज को समझ चुके थे कि मॉडर्नाइजेशन से हमारी जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्पेशली मोनार्कीज, और ज्यादा मजबूत होती हैं और ज्यादा स्ट्रेंथन होती हैं। तो इसलिए नेपोलियन ने जो 39 स्टेट्स का जो कन्फेडरेशन बनाया था, 39 स्टेट confederation which he had created out of many small German speaking regions, उसको उन्होंने टच नहीं किया, उसको उन्होंने अनटच्ड रखा। फाइनली ईस्ट में अगर हम ईस्टर्न बाउंड्री की बात करते हैं तो रशिया को पोलैंड का पार्ट दिया गया, और साथ ही साथ प्रशिया, इट वाज गिवन द पोर्शन ऑफ सैक्सोनी। अगेन दिस वाज एन इटालियन स्पीकिंग रीजन। तो अगर हम इस पूरी ट्रीटी को देखते हैं तो हमें
क्लियरली जो इंटेंशन था कंजर्वेटिव्स का वो हमको समझ में आ जाता है। पहला इंटेंशन क्या था कि हमारा नेपोलियन ने जो भी चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं उन चेंजेस को रिवर्स कर दिया जाए, पहले जैसी व्यवस्था एस्टैब्लिश की जाए। और दूसरा उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि फ्रांस जो है वो फ्यूचर में अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन ना कर पाए। तो यहां पर अगर हम फिर से इनकी कंडीशन को यानी कि इस ट्रीटी की कंडीशंस को अगर हम देखते हैं तो बोर्बो डायनेस्टी फ्रांस में रिस्टोर कर दिया गया। फ्रांस से उसकी सारी जो कॉलोनीज थी, जो सारी उसकी जो टेरिटरीज थी जिसको नेपोलियन ने अपने कंट्रोल में किया था, उन सबको उनसे छीन लिया गया। किंगडम ऑफ नीदरलैंड जिसमें आपका बेल्जियम शामिल था उसको क्रिएट किया गया नॉर्थ में, जिनेवा को ऐड कर दिया गया पिडमोंट इन द साउथ, प्रशिया को इंपॉर्टेंट टेरिटरीज दी गई थी कहां पर, वेस्टर्न फ्रंटियर्स पर, और ऑस्ट्रिया को जो है वो नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दिया गया। लेकिन साथ ही साथ 39 स्टेट्स का जो कॉन्फेडरेशन जो नेपोलियन ने क्रिएट किया था उसको उन्होंने पूरी तरह से अनटच्ड रखा, उसको उन्होंने यहां पर ट्रीटी में उसके साथ किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं किया। एंड फाइनली वी फाइंड कि ईस्ट में रशिया को उन्होंने पोलैंड का पार्ट दिया, एंड एट द सेम टाइम रशिया वाज गिवन द पोर्शन ऑफ सैक्सोनी। सो बाय द टाइम यू रिवाइज दिस, आई विल बी टेकिंग 1 minute once again the break and then we shall be resuming. Now let us continue with the topic. Here we had discussed about the Treaty of Vienna, जहां पर हमने देखा कि कंजर्वेटिव रिजीम्स जो हैं वो पावर्स में आ गई इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप। अब ये जो कंजर्वेटिव रिजीम्स थी, अगर इनके हम फीचर्स को देखते हैं, दैट मीन जो हमारे कंजर्वेटिव रूलर्स जो हमारे पावर में आए आफ्टर 1815, आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वियना वाज साइन, तो अगर हम इनके मेन फीचर्स को देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू वी फाइंड दैट दे वर ऑटोक्रेटिक, दे वर रूलिंग देयर टेरिटरीज इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर, अपनी मर्जी से वो कोई भी डिसीजन लेते थे, दे वर नॉट consulting with any elected body of people. Secondly, they could not tolerate criticism and dissent. वो किसी भी तरह का कोई भी डिसेंट या किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म, किसी भी तरह की कोई आलोचना या असहमति को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। They tried to curb the activities of those, उन्होंने उन सभी लोगों की, उन सभी लिबरल्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने की कोशिश किया, उनको बांधने की कोशिश की जिन्होंने उनकी लेजिटिमेसी यानी कि उनके लीगल बेस के ऊपर क्वेश्चंस उठाए, यानी कि जिन्होंने भी उनके ऊपर सवाल उठाने की कोशिश की, उन सभी को उन्होंने किसी ना किसी तरीके से उनकी एक्टिविटीज को उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की। दे हैड इम्पोज अ सेंसरशिप लॉज, सेंसरशिप लॉज यानी कि उन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शंस को प्लेस किया। दे डिड नॉट अलाउ द न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, द printed material, any kind of printed material, as well as the plays, songs, drama, to be circulated among the people. What kind of such material? जिसमें हमारे आइडियाज ऑफ लिबर्टी और फ्रीडम जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से एसोसिएट करते थे, यानी कि वो सारा प्रिंटेड मटेरियल, वो सारी परफॉर्मेंसेस जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल्स को लोगों तक पहुंचा रहे थे, उसको उन्होंने सेंसरशिप लॉज के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश की, उसको रोकने की कोशिश की। तो ऑब्वियसली इस समय के जो लिबरल्स थे उनकी एक इंपॉर्टेंट डिमांड क्या थी? दैट वाज फ्रीडम ऑफ प्रेस। वो चाहते थे कि हर एक कंट्री के अंदर, यूरोप के डिफरेंट टेरिटरीज के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए, यानी कि उनको कम से कम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं रेवोल्यूशनरीज पर।
और क्योंकि यहाँ पर जो भी हम देख रहे हैं कि जो हमारी कंजर्वेटिव रिजीम्स हैं वो क्या कर रहे हैं, they were trying to control the spread of liberal ideas. They were trying to curb the activities of those who were trying to raise the questions over their legitimacies. उन सभी की वो एक्टिविटीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनकी लेजिटिमेसी यानी कि उनकी अथॉरिटी पर क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं, उनकी लीगल बेस पर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की एक्टिविटीज को उन्होंने कंट्रोल करने का कोशिश किया। डिसेंट को टॉलरेट नहीं कर सकते थे, क्रिटिसिज्म को टॉलरेट नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने करना क्या शुरू किया, दे स्टार्टेड रिप्रेसिंग ऑल सच लिबरल नेशनलिस्ट। अब इस डर से, इस रिप्रेशन के डर से बहुत सारे जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, दे वेंट अंडरग्राउंड, दे वेंट अंडरग्राउंड। वो डर के मारे छिप गए, अंडरग्राउंड हो गए। और इसके साथ साथ उन्होंने अंडरग्राउंड होने के बाद उन्होंने क्या किया, व्हाट डिड दे डू, अब अपनी एक्टिविटीज को तो उन्होंने चलाना ही। अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड स्टार्टेड द रिप्रेशन ऑफ द इंडियंस एट दैट टाइम, जो हमारे कुछ यंग जो लोग थे जैसे भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, बटुकेश्वर दत्त थे, इन्होंने क्या किया, दे फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटीज। तो somewhere they were inspired by these revolutionaries who were their forerunners in Europe. तो यहां पर इन रेवोल्यूशनरीज ने जब वो अंडरग्राउंड हो गए तो अपने आइडियाज को स्प्रेड करने के लिए और बाकी जो लाइक माइंडेड जो रेवोल्यूशनरीज हैं उनको ट्रेन करने के लिए उन्होंने क्या किया, दे फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटीज। और ये जो रेवोल्यूशनरीज थे इस समय अगर हम देखें तो रेवोल्यूशनरी होने का मतलब क्या था, व्हाट वाज द रेवोल्यूशनरी मीन ड्यूरिंग दैट टाइम इन यूरोप। रेवोल्यूशनरी होने का मतलब यह था कि आप उन सभी गवर्नमेंट्स को, उन सभी रूलर्स को आप प्रोटेस्ट करें विच वर केम इनटू पावर आफ्टर 1815, यानी कि जो सारे ऑटोक्रेटिक और कंजर्वेटिव रिजीम्स हैं उनको आप प्रोटेस्ट करें और नेशन यूनिफिकेशन यानी कि यूनिफिकेशन ऑफ टेरिटरीज, द फ्रेगमेंटेड टेरिटरीज इनटू द नेशन स्टेट, उसके लिए आप काम करें। तो दैट वाज, ऑल दोस वर लेबल्ड एज रेवोल्यूशनरीज, राइट। सो हियर मोस्ट ऑफ द रेवोल्यूशनरीज, फॉर देम द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट। नाउ ये अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, इन रेवोल्यूशनरीज के लिए नेशन स्टेट का क्रिएशन होना उनके स्ट्रगल फॉर फ्रीडम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया। यानी कि ये उनके जो उनका स्ट्रगल चल रहा था अपनी फ्रीडम के लिए, उसको उन्होंने अब किसके साथ जोड़ दिया था कि उनकी फ्रीडम के साथ साथ नेशन स्टेट का भी क्रिएशन होना चाहिए। वन सच रेवोल्यूशनरी वाज जिसेप मैजिनी। जिसेप मैजिनी, ही वाज एन इटालियन रेवोल्यूशनरी। ही वाज बोर्न इन जिनेवा इन 1807। इसका जन्म हुआ था जिनेवा में 1807 में। एंड एट द वेरी अर्ली एज, बहुत छोटी सी उम्र में, ये कार्बोनरी नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर बन गया। ठीक है, ये इसका जन्म 1807 में और केवल बहुत छोटी सी उम्र में कार्बोनरी सोसाइटी, एक जो सीक्रेट सोसाइटी था, उसका ये मेंबर बन गया। 1831, at the time when he was only 24 years of age, केवल 24 years का था, तब उसने एक रेवोल्यूशन ऑर्गेनाइज करने की कोशिश किया, एक रेवोल्यूशन को अटेम्प्ट किया इन लिगुरिया। लिगुरिया में उसने एक रेवोल्यूशन अटेम्प्ट किया और इसके लिए उसको देश निकाला दे दिया गया, एग्जाइल कर दिया गया, उसको बोल दिया कि वो उस पर्टिकुलर टेरिटरी को छोड़कर चला जाए। इसके बाद उसने दो सीक्रेट सोसाइटीज, वन दैट वाज यंग इटली और दूसरा यंग इटली जो उसने फॉर्म किया एट मार्सेलिस, और दूसरा उसने यंग यूरोप, ये फॉर्मेशन किया उसने बर्न में। तो ये दो सीक्रेट सोसाइटीज उसने फाउंडेड किया, उसने सेटअप किया। और इसको बेसिकली जो लाइक माइंडेड जो लोग थे डिफरेंट डिफरेंट रीजन से, चाहे वो जर्मनी से थे या इटली से थे या डच रिपब्लिक से थे, तो उन्होंने जो है वो इस
सोसाइटी को, इन दोनों सीक्रेट सोसाइटीज को ज्वाइन किया। ये जो जिसेप मैजिनी था, ये ऐसा विश्वास करता था कि नेशन स्टेट्स जो हैं, दे वर द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, दे वर द गिफ्ट्स ऑफ गॉड टू द मैनकाइंड। उसका ये मानना था कि जो नेशन स्टेट्स हैं वो नेचुरल गिफ्ट्स हैं, गॉड की नेचुरल गिफ्ट्स हैं, किसके लिए? ह्यूमंस के लिए, मैनकाइंड के लिए। और इसी वजह से उसका यह मानना था कि इटली को बहुत ज्यादा लंबे समय तक आप फ्रेगमेंटेड टेरिटरीज की फॉर्म में नहीं रख सकते, यानी कि इटली जो है वो बहुत लंबे समय तक एज अ फ्रेगमेंटेड टेरिटरी नहीं रह सकता। इट हैड टू बी फोर्स्ड इनटू अ नेशन स्टेट, इनटू अ रिपब्लिक। ये जो है वो एक ना एक दिन बहुत जल्दी एक नेशन स्टेट में यूनाइट होगा। एंड ड्यू टू हिज एक्टिविटीज, उसकी जो एक्टिविटीज थी, जैसे मैजिनी की जो एक्टिविटीज थी, उससे कंजर्वेटिव रिजीम्स, कंजर्वेटिव जो है, कंजर्वेटिव जो ऑर्डर था वो इतना ज्यादा डरा हुआ था कि यू कैन सी कि मेटरनिक ही वाज एन ऑस्ट्रियन चांसलर, जिसने 1815 में क्या किया था? वियना कांग्रेस होस्ट किया था। तो इस मेटरनिक ने क्या कहा था मैजिनी के बारे में? दैट ही वॉज द मोस्ट डेंजरस। उसको क्या कहा कि वो कंजर्वेटिव ऑर्डर का सबसे खतरनाक दुश्मन है। वो कंजर्वेटिव ऑर्डर का सबसे ज्यादा खतरनाक दुश्मन है। तो अगेन इफ वी सी मैजिनी का जन्म हमारा जिनेवा में होता है 1807 में। ही बिकेम द मेंबर ऑफ कार्बोनरी, एक सीक्रेट सोसाइटी थी जो रेवोल्यूशनरीज को ट्रेन करती थी। 1831 में उसने लिगुरिया में एक रेवोल्यूशन अटेम्प्ट किया, जिसकी वजह से उसको देश निकाला मिला। यंग इटली मर्सलिस्ट में उसने फॉर्मेशन किया, दैट वाज अ सीक्रेट सोसाइटी। अनदर सीक्रेट सोसाइटी यंग यूरोप उसने सेटअप किया बर्न दैट इज इन स्विट्जरलैंड। और उसने ये भी कहा कि जो नेशन स्टेट्स हैं वो गॉड का गिफ्ट है, अल्टीमेट गिफ्ट है, नेचुरल गिफ्ट है गॉड का ह्यूमंस के लिए, मैनकाइंड के लिए। और इसलिए इटली जो है वो ज्यादा लंबे समय तक एक फ्रेगमेंटेड टेरिटरी नहीं रह सकता। इट हैड टू बी फोर्स्ड इनटू अ नेशन स्टेट विद एन अलायंस टू अ रिपब्लिक। एंड ड्यू टू हिज एक्टिविटीज, उसकी जो एक्टिविटीज थी उन्होंने उन एक्टिविटीज ने कंजर्वेटिव्स के मन में एक डर पैदा कर दिया, और मेटरनिक ने तो उसको कंजर्वेटिव ऑर्डर का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा खतरनाक शत्रु कहा। राइट? सो दिस इज व्हाट दिस सेक्शन 2 of this chapter, that means the rise of nationalism, comes to an end. Just go through this section. This is very important section. इसमें से आपको जो क्वेश्चंस मिलता है बेसिकली आपका लिबरल नेशनलिज्म के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यू विल बी आस्क्ड अबाउट द फीचर्स ऑफ द कंजर्वेटिव रिजीम्स दैट केम इनटू पावर आफ्टर 1815, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें आपसे ट्रीटी ऑफ वियना के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें आपका जिसेप मैजिनी के ऊपर आपका शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। ठीक है? और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो हमारी जो एरिस्टोक्रेसी है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि लैंडेड एरिस्टोक्रेसी जो है आपका सोशली और पॉलिटिकली दैट वाज वेरी मच पावरफुल, तो उसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन आपका 1 मार्क का हो सकता है कि आपसे हैब्सबर्ग एम्पायर का भी कुछ पार्ट पूछ लिया जाए। सो दिस इज व्हाट। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे, एंड वट एवर योर क्वेरीज आर यू कैन जस्ट पोस्ट मी। आप अपने मैसेज बॉक्स में, चैट बॉक्स में मुझे टाइप करके भेज सकते हैं। आई विल श्योरली आंसर योर क्वेरीज, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल
incredible scholars. You can also uh, recommend to your friends who were in class 10th this year as well as for the next year. Thank you. Have a nice day.